तो मैंने नेशनल इनकम पढ़ाई आपको। आज राष्ट्रीय आय पे मैं कुछ नई चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं। हेडिंग डालिए राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे राष्ट्रीय आय को निकालते हैं। अब मुझे ये बताइए, राष्ट्रीय आय की गणना करना है तो उससे आपको पहले आपको सीखना पड़ेगा क्या चीज़, आपको सीखना पड़ेगा बाजार मूल्य क्या है, मार्केट प्राइस क्या है और फैक्टर कॉस्ट क्या है। मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट यानी कि साधन लागत। साधन लागत कोई बताएगा क्या है? बाजार लागत और साधन लागत। हाँ, अच्छा, जिस मूल्य पे कोई चीज़ बाजार में मिलती हो बाजार मूल्य हो गई। अब थोड़ा सा सही क्लियर किया आपने, इसमें थोड़ा सा टैक्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और सब्सिडी वगैरह माइनस होती है, इसमें सब्सिडी माइनस हो जाती है। और ये जो साधन लागत है इसमें जो भी तत्व मिलकर चीज़ें बनती हैं, जो तकनीकी से चीज़ें मिलके बनती हैं उनको साधन लागत कहते हैं। और कोई? ठीक है, जो रॉ मटेरियल लगता है, लैंड लगता है, ज़मीन लगता है ना, इसके निर्माण में ज़मीन लगी तो वहाँ पे आपको साधन लागत उसे कहते हैं। और साधन लागत क्या है? प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा आता है, साधन लागत कहते हैं। ठीक, लिखिए इसमें कुछ चीज़ें लिखते, बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक है। इस पे तकनीकी चीज़ें सारी मैं लिखवा देता हूँ। लिखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं का, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं का, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य दो प्रकार का होता है। नंबर 1 मार्केट प्राइस, नंबर 2 फैक्टर कॉस्ट। नंबर 1 बाजार मूल्य, नंबर 2 साधन लागत। साधन लागत। तो साधन लागत को मैं यदि बहुत आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँ कि साधन लागत क्या है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि किसी वस्तु को उत्पादित करने में, किसी वस्तु को उत्पादित करने में जो साधन लगते हैं, जो सामग्री लगती है, उन सभी सामग्रियों का योग साधन लागत कहलाता है। समझ रहे हैं? किसी चीज़ को उत्पादित करने में जो साधन लगता है या जो सामग्री लगती है, उस सामग्री के मूल्य का योग साधन लागत कहलाता है, बहुत आसान भाषा में, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट कहते हैं इसे। अब क्या क्या होता है, क्या क्या ज़रूरी होता है, ये 5 चीज़ें होती हैं जो आपको किसी चीज़ को उत्पन्न करने में लगती है, वो सारी चीज़ लिखवाता हूँ। लिख लीजिए साधन लागत। किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए, किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, उन साधनों पर किया जाने वाले व्यय का योग, उन साधनों पर किए जाने वाले व्यय का योग, किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, उन साधनों पर किए जाने वाले व्यय के योग को वस्तु की उत्पादन मात्रा से भाग देने पर, वस्तु की उत्पादन मात्रा से भाग देने पर वस्तु की उत्पादन मात्रा से भाग देने पर साधन लागत ज्ञात होती है। साधन लागत ज्ञात होती है। साधन लागत ज्ञात होती है।
नेक्स्ट, प्रायः वस्तु के उत्पादन में 5 मूलभूत साधनों का प्रयोग किया जाता है। प्रायः वस्तु के उत्पादन में 5 मूलभूत साधनों का प्रयोग किया जाता है। ये 5 साधन क्या क्या हैं? नंबर 1, भूमि। भूमि का लगान देना पड़ता है हमें। एक खर्चा क्या आता है? भूमि का खर्चा क्या है? लगान। ठीक है। नंबर 2, पूंजी। नंबर 1 भूमि का लगान। नंबर 2 पूंजी। पूंजी का क्या खर्चा आता है? ब्याज। पूंजी पर ब्याज जाता है। नंबर 3 है आपका श्रमिक। नंबर 3 है श्रमिक। श्रमिक की मजदूरी जाती है। श्रमिक हमेशा मजदूर होता है, मजदूरी जाती है। मजदूरी और वेतन में अंतर होता है, मजदूरी। नंबर 4, प्रबंधक होना चाहिए। प्रबंधक को वेतन मिलता है, प्रबंधक सैलरी में रहता है हमेशा। नंबर 4 क्या है? प्रबंधक को सैलरी मिलती है। नंबर 5, उद्यमी हमेशा लाभ पाता है। उद्यमी को हमेशा लाभ मिलता है। समझ रहे हैं? यह हमेशा प्रॉफिट में रहता है। प्रॉफिट हुआ उसी का भाग। ये होता है ना, शेयर धारक होते हैं। लाभ और हानि का साझेदार उद्यमी होता है। प्रबंधक सैलरी पे रहता है। श्रमिक को मजदूरी मिलती है। पूंजी पर ब्याज और भूमि का लगान। ये 5 चीज़ें होती हैं जो किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए सहायक होती हैं। ठीक है। तो साधन लागत आप समझ रहे होंगे। साधन लागत वो लागत है जब किसी वस्तु के उत्पादन में जो हमें लागत लगती है। कोई दिक्कत नहीं? चलो नेक्स्ट डालिए। इसमें साधन लागत में एक चीज़ और लिख लीजिए। साधन लागत में सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी जुड़ी होती है। साधन लागत में सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी जुड़ी होती है। सब्सिडी जुड़ी होती है। तो मान लीजिए इस मार्कर को बनाने में साधन लागत कितनी आई? कितनी आई साधन लागत इसको, मार्कर को बनाने में? 10 रुपये मान लो। 10 रुपये का खर्चा आया इस मार्कर को बनाने में। अब यदि कोई उद्यमी होगा, उद्यमी मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे बाज़ार में जो मार्कर बेच रहा होगा वो उद्यमी है। दुकान जिसने खोल रखी है स्टेशनरी की, तो जो उद्यमी होगा, अब वो इसको 10 रुपये में, तो पहली बात अब इस पर बहुत सारे टैक्सेस लगेंगे। जीएसटी लग जाएगा, इसमें जीएसटी लग जाएगा। ठीक है। अप्रत्यक्ष कर जितने भी, अब जीएसटी हो गया है सबका एकमात्र कर, तो जीएसटी लगने के बाद ये बन गई 13 रुपये की। ये मार्कर बन गया 13 रुपये का। ठीक है। अब इसको एक उद्यमी के द्वारा जो इसका प्राइस होगा, एमआरपी होगा जो, वो कम से कम इसमें 18 रुपये डाला जाएगा। ठीक है। एमआरपी 18 रुपये डाला जाएगा, जिसमें क्या होगा, देखो इससे ज़्यादा का नहीं बेचा जा सकता। ये मैक्सिमम प्राइस है। ठीक है। इससे ज़्यादा का नहीं बेचा जा सकता। अब इसमें क्या हो सकता है, कुछ डिस्काउंट्स हो सकते हैं। ये आपको 16 रुपये का मार्कर मिल जाएगा, जिसमें 3 रुपये उद्यमी के द्वारा लाभ प्राप्त किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि वो 18 रुपये का भी बेच दे आपको, ताकि आप जो है, आप जाते हो ना डिस्काउंट करवाने हर जगह में, तो आपको इसमें कम परसेंटेज होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मान लो ये 4 उद्यमियों के पास से गुजरता है। पहले एक हो गया, जैसे कि एक होता है एजेंसी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डीलर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो 4 जगह से गुजरेगा, तो थोड़ा थोड़ा लाभ सब लेते चले जाएंगे। ठीक। तो नेक्स्ट डालिए बाजार मूल्य। बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस। अब मार्केट में कोई चीज़ आ रही है तो कैसे होगा? मार्केट प्राइस लिखिए। किसी वस्तु की बाजार मूल्य में, किसी वस्तु की बाजार मूल्य, किसी वस्तु की बाजार मूल्य उस वस्तु को उत्पादित करने की लागत,
किसी वस्तु का बाजार मूल्य उस वस्तु को उत्पन्न करने की लागत, किसी वस्तु का बाजार मूल्य उस वस्तु को उत्पन्न करने की लागत तथा इनडायरेक्ट टैक्स या परोक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर भी बोलते हैं इसे, परोक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस, परोक्ष कर को जोड़कर प्राप्त किया जाता है, को जोड़कर प्राप्त किया जाता है, को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। अब मार्केट प्राइस में बताइए, सब्सिडी जुड़ी होती है कि घटी होती है? घटी होती है। सरकार के द्वारा यदि जाए, मान लीजिए पेट्रोल है, पेट्रोल मार्केट में बिक रहा है, यदि सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है तो वो माइनस होगी। तो लिख लीजिए इसमें, ये भी क्योंकि कभी कभी आ जाता है, कथन कारक में आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। लिख लीजिए बाजार मूल्य में सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी घटी रहती है। बाजार मूल्य में सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी घटी रहती है। तो ये बात हो गई हमारी साधन लागत की, फैक्टर कॉस्ट की और मार्केट प्राइस की। अब हमारी एक बात ये होना है, जो राष्ट्रीय आय है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हमेशा फैक्टर कॉस्ट में की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस पे की जाती है? फैक्टर। पहले क्या करते हैं, साधन लागत में निकाल लेते हैं हम अपनी राष्ट्रीय आय को, साधन लागत में राष्ट्रीय आय को निकाल लेते हैं। बाद में जब साधन लागत पे राष्ट्रीय आय निकल आती है तो हम उस पर अप्रत्यक्ष कर जोड़ देते हैं, तो मार्केट प्राइस पर भी निकल आती है, बाजार मूल्य पर भी निकल आती है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। देखो हर देश की अर्थव्यवस्था या तो देखो, अच्छा ये बताइए, बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय और साधन लागत पर राष्ट्रीय आय कौन ज़्यादा होगा? बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगा, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय ज़्यादा नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष टैक्स भी, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जुड़े हुए हैं। तो लिख लीजिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर की जाती है। भारत पर राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर की जाती है और बाद में अप्रत्यक्ष करों को जोड़कर बाजार मूल्य पर भी ज्ञात कर ली जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, ये क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना फैक्टर कॉस्ट में करते हैं या फिर मार्केट प्राइस में? तो फैक्टर कॉस्ट में करते हैं। साधन लागत पर की जाती है, बाद में अप्रत्यक्ष कर जोड़कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़कर साधन लागत बाजार मूल्य पर ज्ञात कर ली जाती है। ठीक है, ये हो गई एक बात। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ और होता है, दो चीज़ें और आपसे बात करनी। पहला है करंट प्राइस, दूसरा होता है कांस्टेंट प्राइस, चालू मूल्य और स्थिर मूल्य। चालू मूल्य और स्थिर मूल्य, इनके बारे में बताइए, कोई जानता हो तो। चालू मूल्य क्या है और स्थिर मूल्य क्या है? करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस में क्या अंतर है? हाँ, किसी साल को बेस ईयर बना के, किसी साल को बेस ईयर बना के, कब, कौन सा बेस ईयर है अभी हमारा? 2011-12 को बेस ईयर बनाया गया है। ठीक है, जब किसी, देखिए क्या होता है, जो चालू मूल्य होता है इसमें मुद्रास्फीति की दरें जुड़ी होती हैं, यानी महंगाई इसमें जोड़ दी जाती है। मान लीजिए अभी क्या है, 2014 में क्या रेट था चीनी का? मान लो 2014 में चीनी जो थी वो 34 रुपये किलो थी। ठीक है, अभी 40 रुपये किलो है।
ठीक है, तो क्या हुआ 2018 में महंगाई बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 6 रुपये। यदि मैं इसको मान लीजिए 2011 में है, 2011 में चीनी का रेट 34 रुपये किलो था, 2018 में 40 रुपये किलो हो गया, तो कितनी महंगाई बढ़ गई, 6 रुपये की महंगाई बढ़ गई। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय हमें बेस ईयर में देखनी है, स्थिर मूल्य क्या किया जाता है, सरकार द्वारा एक बेस ईयर निर्धारित कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि उससे जो बढ़ रही महंगाई है उसको मापा जा सके और अर्थव्यवस्था के स्वरूप को देखा जा सके। तो बेस ईयर पे राष्ट्रीय आय क्या है और स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय क्या है, इसको भी लिख लेते हैं। लिख लीजिए, राष्ट्रीय आय की गणना चालू मूल्य एवं स्थिर मूल्य पर, हेडिंग डालिए, राष्ट्रीय आय की गणना चालू मूल्य एवं स्थिर मूल्य पर, चालू मूल्य एवं स्थिर मूल्य पर। सबसे पहले डालिए चालू मूल्य, चालू मूल्य करंट प्राइस, चालू मूल्य या करंट प्राइस। लिखिए, जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों, जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों, जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों, प्रचलित बाजार मूल्य का मतलब क्या है, मुद्रास्फीति की प्रचलित दरें। मुद्रास्फीति मतलब समझते हैं, बताइए कोई मुद्रास्फीति की परिभाषा बताइए मुझे। मुद्रा की वैल्यू कम हो जाना, बहुत आसान। मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, मुद्रा की वैल्यू कम हो जाना, मनी की कीमत कम हो जाना। 10 रुपये की कीमत क्या है आज के टाइम पे, पहले 10 रुपये की कीमत बहुत हुआ करती थी, 10 रुपये लेके जाते थे, पूरे बैग सब्जी भर के लाते थे। अब 10 रुपये जाइए 2 नींबू भी नहीं मिलते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं पे क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है मुद्रा की, इसे बोलते हैं मुद्रास्फीति। आसान भाषा में समझा जाए तो महंगाई के बढ़ने को मुद्रास्फीति कहा जाता है, ठीक है। तो मुद्रा की वैल्यू, तो वर्तमान में मुद्रा की क्या वैल्यू है, वही है बाजार कीमत। बाजार कीमत क्या है, आपके जेब में कितना पैसा पड़ा है, उस पैसे की क्या कीमत चल रही है, वही आपका मुद्रास्फीति है ना। तो अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक आपको जो मुझे पढ़ाना है, कॉन्सेप्ट में जो मैं जाऊंगा वो इसी में जाऊंगा, बैंकिंग प्रणाली पढ़ाऊंगा, उसमें सबसे पहले मैं मुद्रास्फीति पढ़ाने वाला हूँ। तो आपका सब क्लियर हो जाएगा, आरबीआई किस तरीके से मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, ठीक है, कैसे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, क्यों टूल्स प्रयोग किए जाते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स क्या हैं और क्वालिटेटिव टूल्स क्या हैं आरबीआई के, कैसे इनका टूल्स का प्रयोग करता है आरबीआई, आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बाजार मूल्यों पर मापा जाता है, इसे चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है, इसे चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है, इसे चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अर्थात चालू मूल्य महंगाई की वर्तमान स्थिति को शामिल करके निकाला जाता है, अर्थात चालू मूल्य महंगाई की वर्तमान स्थिति को शामिल करके निकाला जाता है। ये तो हो गया आपका चालू मूल्य, करंट प्राइस। चालू मूल्य महंगाई की वर्तमान स्थिति को शामिल करके निकाला जाता है, महंगाई की वर्तमान स्थिति को शामिल करके निकाला जाता है। नेक्स्ट है कांस्टेंट प्राइस, नेक्स्ट है कांस्टेंट प्राइस, स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य। देखिए, जब किसी मूल्य का या जब किसी वस्तु के मूल्य का, जब किसी मूल्य का पीछे के किसी वर्ष, कोष्टक में लिखिएगा आधार वर्ष या बेस ईयर, जब किसी मूल्य का पीछे के किसी वर्ष या आधार वर्ष, पीछे के किसी वर्ष या आधार वर्ष आधार वर्ष में जिस मूल्य पर बेचा गया था, जिस मूल्य पर बेचा गया था
जैसे कि मान लीजिए प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं सबसे गति से यदि कोई चीज़ आज देश में बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं तो प्रॉपर्टी पे करते हैं। प्रॉपर्टी के रेट घटते बढ़ते भी रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप नोटबंदी के बाद देखे होंगे कि प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा तेज़ गति से नहीं बढ़े। इस पूरे जितना भी, क्योंकि ब्लैक मनी बहुत इन्वेस्ट होती है, प्रॉपर्टी वाले जितना भी प्रॉपर्टी का बिजनेस है ना, ब्लैक मनी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है इसमें। तो नोटबंदी के दौरान अचानक क्या हुआ, जो पैसा था बंद हो गया, नोट ही बंद हो गई। तो क्या करें, नाम बढ़िया दिया गया नोटबंदी। ये भी तो हो सकता था नई नोटों का प्रचलन, नोटबंदी का नाम की जगह ये लिख देते नई नोटों का प्रचलन, लेकिन मीडिया ने नाम क्या, नोटबंदी। पहले नोट बंद हुआ, बाद में प्रचलन हुआ, उसी दिन से हुआ था। रात के 8 बजे से 2000 की नोटें छपना चालू हो गई, मिलना चालू हो गई। सोचने की बात है, आप चाहे जैसा सोचो, नकारात्मक सोचोगे तो नोट बंद हो गई, मेरे हिसाब सोचो नई नोटें चलने लग गई। कोई हाँ, तो ये जो है आपका जो नोटबंदी हुई थी उसके बाद से रियल इस्टेट सेक्टर, तो उस दौरान आप देखेंगे, मान लीजिए प्रॉपर्टी आपकी, मान लो 100 गज ज़मीन जो है आपकी, अब ये जगह के हिसाब से भी निर्धारित होती है। संपत्ति की कीमत जो होती है जगह और परिस्थिति वस्तु हर जगह से निर्धारित होती है। तो इसका सार्वभौमिक मूल्य नहीं होता, प्रॉपर्टी का कोई सार्वभौमिक मूल्य नहीं होता है। गांव में जाएंगे तो पता चला 100 गज आपको मिल गया 85,000 रुपये में मिल गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है। वही चीज़ आप जा कर के किसी मेट्रो सिटी में ख़रीदेंगे तो वही आपको 10 करोड़ की भी मिल सकती है ना। लेकिन उस जगह पर जब प्रॉपर्टी का जो मूल्य चल रहा था, उस मूल्य का वर्तमान कीमत में क्या अंतर आया है, उस मूल्य का वर्तमान कीमत में क्या अंतर आया है, यदि आप इन दोनों को माइनस कर दें, उस अंतर को माइनस कर दें, तो आप बेस ईयर में चले जाते हैं, ठीक है। मतलब किसी वस्तु का मूल्य 2011-12 में क्या था और 2018 में क्या है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, उस अंतर को यदि घटा दिया जाए तो आप फैक्टर कॉस्ट पा जाते हैं, स्थिर मूल्य पा जाते हैं। बेस ईयर यदि हमने 2011-12 माना है तो, ठीक है। तो इसको आप, इसकी परिभाषा है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। उसी मूल्य पर निकाला जाए तो वह स्थिर मूल्य, स्थिर मूल्य पर उस वस्तु का मूल्य होगा। अच्छा, बेचा गया था, बेचा गया के आगे लिखना है उसी मूल्य, बेचा गया था के आगे लिखना है उसी मूल्य पर निकाला जाए, उसी मूल्य पर निकाला जाए तो यह स्थिर मूल्य पर, तो यह स्थिर मूल्य पर उस वस्तु का मूल्य होगा, उस वस्तु का मूल्य होगा। करंट में ये लिख लीजिए, क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे लिख लीजिए। वर्तमान में स्थिर मूल्य के लिए आधार वर्ष 2011-12 को चुना गया है। वर्तमान में स्थिर मूल्य के लिए आधार वर्ष 2011-12 चुना गया है, 2011-12 चुना गया है। पहले रिप्लेस किसको किया, इसने किसको रिप्लेस किया था, 2004-5 को, 2004-5 को रिप्लेस किया था इसने 2011-12 में, ठीक है। तो अभी आधार वर्ष यही चल रहा है। स्थिर मूल्य पर भी राष्ट्रीय आय निकाली जाती है और उस पे निकाली जाती है। अब राष्ट्रीय आय के बारे में कुछ आप वो लिख लीजिए, फैक्ट्स लिख लीजिए। क्वेश्चन जिस तरीके से बन सकते होंगे लिख लीजिए। राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। किसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, किसको नहीं शामिल किया जाता है। मान लीजिए आप हैं, आपकी माँ आपको पढ़ाती हैं, आपकी माँ आपको पढ़ाती हैं, ठीक है, सर्विस सेक्टर का कार्य कर रही हैं, अपने बच्चे को माँ पढ़ा रही है, तो राष्ट्रीय आय पे जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा। हाँ, कपड़ा धोना, घर में आप कपड़े धुलती हैं, राष्ट्रीय आय पे जोड़ा जाएगा। खाना बनाना, घर का, अपने घर का खाना बनाना, यदि आप होता है दूसरे घर में जो मेड आती है खाना बनाने, वो राष्ट्रीय आय पे जुड़ेगा। लेकिन आप यदि अपने घर का खुद खाना बना रहे हैं तो राष्ट्रीय आय पे नहीं जुड़ेगा।
ठीक है, तो पहले कुछ लिखते जाइए। लिखे घरेलू सेवाओं जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना। इसीलिए घर में माँ का महत्व नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय आय का उत्पादन नहीं करती है ना। घरेलू सेवाओं जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, माँ द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाना, आदि कार्य राष्ट्रीय आय से बाहर रखे गए हैं। इनको उस गणना में नहीं जोड़ा जाता। कभी क्वेश्चन आता है तो इसको एलिमिनेट कर देना है, कथन कारण में आएगा ये। नेक्स्ट, अब मैंने एक परिभाषा लिखाई थी सकल घरेलू उत्पाद में, क्या लिखवाई थी बताओ। सरल जीडीपी के बारे में मैंने बताया था। जीडीपी के बारे में बताइए क्या होता है जीडीपी। डिम्पल जी, जीडीपी क्या है? जीडीपी वाले क्लास में नहीं आई थी? कल नहीं, कल की क्लास में पढ़ाया गया था, मतलब कि फ्राइडे वाली क्लास में। हाँ, उसी में पढ़ाया गया था। नहीं थी उसमें? लेट क्यों हो जाता है? क्लास आने में लेट क्यों हो जाती हैं? उस दिन दूर से आने के कारण से, तो उस दिन का तो गया। नीतीश जी, बहुत बुरा हाल है। छोटी छोटी गलतियां कभी कभी बड़ी लगेंगी, अभी नहीं लगेंगी, बड़ी आगे आने वाले समय में लगेंगी। देखो, बूंद बूंद से समुद्र बढ़ता है तो बूंद बूंद से समुद्र खत्म भी हो जाता है, ये भी ध्यान देना। बूंद बूंद से समुद्र बढ़ता है तो बूंद बूंद से समुद्र खत्म हो जाता है। एक एक बूंद संजोना पड़ता है। ये ज्ञान का समुद्र है। बताइए जीडीपी के बारे में। कौन? अच्छा, प्रवक्ता हैं आप इनके प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। जिससे पूछा जाए वही बताएगा। बताइए। नहीं पता? अरे इतना आसान मैंने बताया था। देखो, अब इसमें समझ आइए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है जो आमतौर पे गलत कर देते हैं आप। मैं कह रहा हूँ किसी वित्तीय वर्ष में, मतलब वित्तीय वर्ष स्पष्ट होना चाहिए कि 2013-14 का वित्तीय वर्ष है या 2015-16 का वित्तीय वर्ष है। तो किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित की गई, दूसरी चीज़ ये भी है, उत्पादित की गई सकल घरेलू उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या होता है? घरेलू सीमा के अंदर जीडीपी कहलाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब ये बताओ, क्या 2012-13 में कोई वस्तु यदि उत्पादित की गई होगी तो क्या अगले साल की जीडीपी में उसको जोड़ा जाएगा? नहीं जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय पे भी ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आय में उसी साल की जो वस्तुओं का उत्पादन है, जब मान लो कोई पुरानी वस्तु है वो उत्पादित की जा चुकी है, तो उसको हम राष्ट्रीय आय पे, इस साल वाली राष्ट्रीय आय पे नहीं जोड़ेंगे। जो पुरानी वाली राष्ट्रीय आय पे जो चीज़ उत्पादित हो चुकी है उसको इस साल नहीं जोड़ते। लिख लीजिए, पुरानी वस्तुओं, अगला पॉइंट लिखिए, राष्ट्रीय आय में पुरानी वस्तुओं का मतलब क्या है? पुरानी वस्तुओं का मतलब बताइए। ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में हो चुका है उन्हें पुरानी वस्तु बोलते हैं। लिखिए, ऐसी वस्तुएं, पुरानी वस्तुओं का एक कोष्टक में लिख लीजिए, ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन पहले के वित्तीय वर्ष में किया गया हो, ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन पहले के वित्तीय वर्ष में किया गया हो के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता, अब मुझे बताइए, क्या छात्रवृत्ति आपको मिलती है, स्कॉलरशिप आपको मिलती है, राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाएगी? यदि आपको स्कॉलरशिप दी जाए तो राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाएगी कि नहीं जोड़ी जाएगी? हाँ, ये कह रहे हैं जोड़ी जाएगी, आप कह रहे नहीं जोड़ी जाएगी। क्यों नहीं जोड़ी जाएगी? किसके द्वारा उत्पादित हो रही है? सरकार ने हमको दी। क्या वो नया उत्पादन हुआ कुछ? उससे आप क्या करेंगे?
पढ़ के आगे गवर्नर बनेंगे, तो जब गवर्नर बनेंगे तब बनेंगे ना, तब के वित्तीय वर्ष में जोड़ लिया जाएगा, नहीं जोड़ी जाएगी। भत्ता दिया जाए तो वो क्या राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। पेंशन क्या राष्ट्रीय आय में जुड़ेगी? ऑस्ट्रेलिया से नंबर। इस समय हमारे बहुत सारे विदेशी बच्चे हो गए हैं, तुर्की से लोग जुड़े हैं, तुर्की से जुड़े हैं और आपके कुवैत से। उन्हें तो कोई फायदा नहीं होगा। नहीं फ़ायदा है, यहीं के लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय बड़े विदेशी नंबर बहुत आते हैं, बहुत बार डर लगता है। तो लिख लीजिए, इनमें हस्तांतरण भुगतान, हाँ पेंशन भी नहीं होता, हस्तांतरण भुगतान पेंशन भी उसी में आता है। पेंशन क्या है? अब आप कोई उत्पादन नहीं कर रहे हो, अब मान ली टीचर है, जब तक उन्होंने पढ़ाया सब कुछ किया, इसके बाद क्या हुआ? आप बैठ गए घर में, काम खत्म, सरकार आपको पेंशन बांध दिया, आपको उत्पाद। पेंशन क्या है? एक चीज़ देखिए, ये पीएफ वगैरह कटता है ना, सरकार आप ही के पैसे को आपको देती रहती है, शेयर मार्केट में घुमाती है, कहीं घुमाती है, कुछ करती है, और बाद में जब आप रिटायर हो जाते हो तो उसी लाभ को, ये तो लाभ पहले ही सरकार कमा चुकी थी, अब उसी लाभ को आपको देती चली जा रही है, थोड़ा थोड़ा करके आपको दे रही है, ठीक है। तो ये पेंशन को भी हम राष्ट्रीय आय पर नहीं जोड़ते। लिख लीजिए, इसमें हस्तांतरण भुगतान, कोष्टक में हस्तांतरण भुगतान में क्या कहता है? पेंशन भत्ता छात्रवृत्ति को शामिल नहीं किया जाता है, को शामिल नहीं किया जाता है, को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये बताइए राष्ट्रीय आय को हम मापते कैसे हैं? मुद्रा के रूप में दिखाते हैं, वैल्यू दिखाते हैं राष्ट्रीय आय की, एक वैल्यू दिखाते हैं कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय आय है हमारी, पैसे के रूप में, उसको सामग्री के रूप में नहीं बताते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, राष्ट्रीय आय को मुद्रा के रूप में, राष्ट्रीय आय को मुद्रा के रूप में मापा जाता है, राष्ट्रीय आय को मुद्रा के रूप में मापा जाता है। लिखिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत देश के नागरिकों, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत देश के नागरिकों तथा विदेशों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं, तथा विदेशों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं, तथा विदेशों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है, एवं सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। ठीक, और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, अंतिम मौद्रिक मूल्य को इसको मापा जाता है, इसमें अंतिम मौद्रिक मूल्य जोड़ा जाता है, अंतिम मौद्रिक मूल्य। अब मान लीजिए कोई ओवरब्रिज बन रहा है, तो ओवरब्रिज में मध्यवर्ती मूल्य तो बहुत सारे होते हैं, लोहे का मूल्य अलग होगा, सीमेंट का मूल्य अलग होगा, लेकिन जब ओवरब्रिज बन के तैयार हो जाएगा या कोई मकान बन के तैयार हो जाएगा तो उसका एक अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा कि 20 लाख का फ्लैट है, 25 लाख का फ्लैट है। ये नहीं कि सीमेंट का मूल्य इतना था, सरिया का मूल्य इतना था, ये दरवाज़ा इतने का लगा है, जंगला इतने का, ऐसे नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय में हमेशा मध्यवर्ती मूल्य नहीं जोड़े जाते, अंतिम मौद्रिक मूल्य को जोड़ा जाता है, जो अंतिम उत्पाद में अंतिम उसका प्रोजेक्ट निकल के आता है, ठीक है। तो ये हो गए राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो अन्य बातें मुझे बतानी थी। राष्ट्रीय आय से संबंधित अब आपकी समग्र बातें खत्म हो गई। अब आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये मैं आशा करता हूँ। यदि नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ें।